इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं काइनेटिक ग्रीन इको फ्रेंडली स्कूटी, सबसे बेहतर सबसे सस्ता, जो पर्यावरण को बेहतर बनाए और आपके बजट को भी सस्ता बनाए। AVA ऑथराइज्ड डीलर, मंगल पांडे नगर, मेरठ। आपातकाल देश के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जिसने लोकतंत्र की नींव हिलाकर रख दी थी। 25 जून 1975 को रात 12:04 पर जब पूरा देश गहरी नींद के आगोश में था, तब देश की आयरन लेडी कही जाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की फाइल तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजी और जबरदस्ती उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही 25 जून की उस काली रात को देश में एक काला अध्याय लिखा जा चुका था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आज देश के इसी काले अध्याय के 46 वर्ष होने को हैं। पहली वार्ता इसी काले अध्याय के पन्नों में दर्ज होने वाले और अंग्रेजों से भी अधिक जुल्मों सितम सहकर जेल की कालकोठरी में साल डेढ़ साल बिताने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उन लोकतंत्र सेनानियों ने क्या कहा। वापस चली जाए। ऐसे काल में जब सारे नेता हमारे बंद हो गए, उस समय आपातकाल के खिलाफ अलग जगाने वाले हमारे जैसे छात्र निकल कर बाहर आए। मैं उस समय मेरठ कॉलेज का विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था। मैंने 29 जनवरी 1976 को मेरठ कॉलेज में सत्याग्रह किया। इस भैरी और अंधी सरकार को जगाने के लिए मैं अपने कपड़ों के अंदर बहुत बड़े बम और पटाखों की लड़ियाँ छुपा कर ले गया। जैसे ही मेरठ कॉलेज में दूसरा घंटा बजा, मैं कॉलेज की दीवारों के ऊपर चढ़ गया और भगत सिंह वाली अंदाज में मैंने वहाँ पर अपने कपड़ों के अंदर से पटाखों की लड़ी निकाली और उनको माचिस से जलाया और वहाँ पर उन्हें छुटानी शुरू कर दी। उनकी बड़ी तेज़ आवाज़ें थी। उसकी आवाज़ को सुनकर लोग बाहर आए तो मैंने वहाँ पर फिर अपने देश के नेता जो जेल में बंद हो चुके थे, इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया था, उनके नाम के नारे लगाए। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद के नारे लगाए, चौधरी शरंग जिंदाबाद के नारे लगाए और अनेक नेताओं के नाम के जो मोरारजी देसाई वगैरह बनते सबके नाम के नारे लगाए। वहाँ पर उस समय कम से कम 5000 छात्र इकट्ठा हो गया। सब छात्रों ने मेरा साथ दिया। जैसे ही मैं नारे लगाता वो मेरे नारों का जवाब देते।
इंदिरा गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाता, सब लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते। एक ऐसा वातावरण बन गया जिससे कि वहाँ पर आंदोलन का स्वरूप बहुत विकसित हो गया। ये काम 1 घंटे तक चलता रहा। मेरे कपड़े के अंदर कई सारी लड़ियाँ थी, मैं बार बार उन्हें निकालता और उन्हें छुड़ाता और आकाश की तरफ को फेंक देता। लोग वहाँ जो हमारे स्टूडेंट थे वो सारे नारों का जवाब देते, खुद भी नारे लगाते। उसी समय चीफ प्रोक्टर वगैरह आए और उन्होंने मुझे वहाँ से ले जाने की कोशिश करी, तो वहाँ के लड़कों ने उनका विरोध किया। उस समय मैं आपको स्वरूप नहीं बता सकता कि इसके चलते चलते जो वहाँ चंदोला था उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया। इतनी देर में कोई पत्थर आके जीप पे लगा तो चंदोला पीछे हट गए। जो डीएसपी थे उन्होंने खड़ाक से अपनी जो पिस्टल थी वो निकाल ली चलाने के लिए। तो मैंने जो मिस्टर डीएसपी थे चंदोला साहब, उनका हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर कर दिया कि मैंने कहा आप इन लड़कों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने इतना ज़बरदस्त लाठी चार्ज किया, जितने लोग थे, कितने पुलिस वाले थे, कितनों के हाथ टूटे, कितनों के सिर में चोटें आई और बुरी तरीके से लाठी। उसके बाद में मुझे हवालात में ले गए। हवालात में ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतरवा दिए, खुद उतार दिए उन्होंने और मुझसे कहा कि तुम नंगा होकर ज़मीन पे लेटो। सारे कपड़े उन्होंने उतार ही चुके थे, मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। उन्होंने जब ज़बरदस्त से करनी चाहिए तो मैं खुद ही ज़मीन पर उल्टा होकर लेट गया। फिर मेरे याद आया कि ये लोग मेरी बड़ी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। मुझे उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की याद आई जब वो बचपन में पकड़े गए थे, सरदार भगत सिंह याद आ रहे थे। मैंने तुरंत धरती पर से, धरती माता के सीने पे से थोड़ी सी मिट्टी अपने माथा पे लगाई और उससे आशीर्वाद मांगा कि मुझे ये सब जुल्म सहने। उन्होंने मुझे कपड़े के जूते उन्होंने पहन रखे थे, उनके हाथ में डंडे थे। उन्होंने कपड़े के जूते निकाल कर तड़ातड़ मारने शुरू करे। पीछे रानों पे मारे, पीछे जांघों पे मारे, हाथों में मारे, कभी सिर पे मारते, कभी कमर पे मारते। वो 5-6 आदमी उन्होंने अपने हाथों में जूते ले रखे थे और तड़ातड़ वो पीटते जा रहे। वहाँ पर खून भी निकल रहा था। उसमें से एक दरोगा ने उससे पहले आके पूछा, हाँ भाई तेरे साथ कौन थे? मैंने जब मना कर दिया, वो उत्तर दिया। मैंने क्या बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ मैं अकेला था। तो उन्होंने वहाँ पास खड़े दरोगा को इशारा करा और पिलास मंगवाया। फिर उन्होंने 2 आदमियों ने मेरे पैर को पकड़ा और उस दरोगा ने, जो भी पुलिस अफसर था, उसने हाथ में पिलास लेकर मेरे पैर का नाखून उखाड़ लिया। वो नाखून मेरे पैर का आज तक नहीं आया और उसकी वजह से वहाँ पे खून वगैरह भी बहने लगा। ये सब चीज़ें चलती रही। किसी तरीके से सुबह हुई 10 बजे के करीब पुलिस की जीप आई और मुझे उठा के ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए गए। कपड़े मेरे तन पे आते नहीं थे, मेरे पैंट की चैन खुली रही, जूते मेरे पैरों में आए नहीं, जुराब तो आने का सवाल ही नहीं था। मेरे कमर की, मेरे शर्ट के बटन भी खुले रहे और 5-6 जनों ने उठा के मुझे बाहर ले गए, कुर्सी पे बैठाया। उसके बाद में उन्होंने हथकड़ी लगाने की कोशिश करी। मेरी हाथों की कलाइयाँ इतनी सूज गई थी। 6-7 हथकड़ी लगाने के बाद में जब कोई हथकड़ी नहीं आई तो उन्होंने मुझे बिना हथकड़ी लगाए उठा के ऐसी जीप के अंदर बैठा दिया। ये वहाँ पर जो 3-4 आदमी और पुलिस जीप में बैठे हुए थे, जो पकड़ के बुलाए थे लालकुर्दी थाने में, ये सब घटनाएं वो देख रहे थे। उसके बाद में वो मजिस्ट्रेट के यहाँ ले गए। मजिस्ट्रेट में मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। जो मेरी दुर्दशा थी, जो मेरी हालत ख़राब थी, वो इतनी ख़राब थी कि वो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले ही नहीं गए। वो अंदर गए, कुछ फाइल वगैरह लेके, उसके बाद में आए और उसके बाद में आके मुझे सीधा अब्दुल्लापुर जेल ले गए। वहाँ जब मैं उतरा तो वहाँ पर फाटक पर जेलर पहले से ही मौजूद था, उसके पास स्ट्रेचर था। वो मुझे वहाँ पर एक बैरक में अलग, जो बहुत बड़ी बैरक थी अकेली, उसमें ले जाके चारपाई बिछी हुई थी, उस पर लिटा दिया। वहाँ डॉक्टर भी मौजूद था जिसने मेरा परीक्षण किया और मुझे वहीं जेल के अंदर अकेला रखा गया। मुझे अपने साथियों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। हम तो खैर मीसा में थे और लोग DIR में थे। मैं आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान में सबसे कम आयु का था जो मीसा के अंदर द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट में बंद हुआ। एज क्या थी आपकी? मैं उस समय BA सेकेंड ईयर का छात्र था। एज क्या थी? एज अबाउट 19 ईयर्स ओल्ड था मैं उस समय। उस समय मैं सबसे छोटा छात्र था और मीसा के अंदर में बंद हुआ। बाद में हम लोगों के साथ में बड़ा ख़राब व्यवहार भी रहता था। कितने साल आप जेल में रहे? मैं 7 साल जेल रहा। आपकी शादी कितने साल में हुई? मेरी शादी 80 में हुई। तो आपकी शादी के समय आपके ये पूरी घटना से ससुराल वाले वाकिफ थे? नहीं। अच्छा, आपने छुपाई?
मैंने कोई छुपाई ना, मुझसे किसी ने पूछा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि भाई हमारा काम था आतंकवाद का विरोध करना, तानाशाही का विरोध करना। सरकार बदल गई, हमारा काम खत्म हो गया। ये है प्रदीप कंसल जी की पत्नी श्रीमती मंजू कंसल जी, जिन्हें अपने विवाह के समय इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि उनके पति आपातकाल के दौरान जेल में 1.25 साल रह चुके हैं। विवाह के 30 साल बाद श्रीमती मंजू कंसल जी को इस बात की जानकारी तब हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आपातकाल में जेल गए सभी लोकतंत्र सेनानियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की। तब पति द्वारा फॉर्म भरने के दौरान मंजू कंसल जी को सारी जानकारी प्राप्त हुई। आज उन्हें अपने पति पर बड़ा गर्व है और सभी युवाओं को भी देश के लिए सदैव आगे रहने बहुत ही गौरव, बहुत ही गर्व का अनुभव हुआ कि मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूँ जिसने अपने देश के लिए इतना अच्छा कार्य करा। और मैं आज के युवाओं से यही कहूँगी कि ऐसी देशभक्ति की भावना इतनी ना हो तो इससे थोड़ी कम पर रखनी चाहिए सबको। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें उसको करना चाहिए। तो शादी के समय इतने साल बीत गए, शादी को कितने साल हो गए आपके? अब 41 साल हो गए। 41 साल से भी पहले की घटना आपको 4 साल पहले पता चली, तो कैसा लगा? नहीं, उसमें मेरे पति की कोई वो नहीं है, वो ये नहीं चाहते थे ये सुने। हो सकता है कि इनका मन दुख माने कि मैंने इतनी परेशानियां उठाई हैं, पर नहीं, वो मुझे किसी भी प्रकार से ये नहीं देना चाहते साइकोलॉजिकल कि ये परेशान हूँ। और पता चल गई तो उसमें ये भी नहीं है क्यों पता चल गई। तो यह थी आपातकाल की पहली कड़ी। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।